यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से निबंधमाला पुस्तिका से लिया गया है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। बुद्धिजीवों को महज राजनीतिक आईने में देखना कुचक्र को रेखांकित करना है। यद्यपि यह सत्य है कि बुद्धिजीवों को देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप ही स्वयं को ढालना चाहिए, तथापि इस संकीर्ण दृष्टिकोण में उलझकर बुद्धिजीवी की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं होना चाहिए। बुद्धिजीवी को एक राजनीतिक बलि बनाकर छोड़ देना उसकी भावना का छलना होगा। दार्शनिक रवींद्रनाथ टैगोर ने इस संबंध में अपने विचार बड़े ही विस्तृत रूप में प्रकट किए थे। उन्होंने बताया था कि साहित्यकार की भावना एक पुण्य की भांति कोमल और सुगंधपूर्ण होती है। जिस प्रकार एक पुष्प अपने पूर्ण रूप में पल्लवित हो जाने पर समस्त दिशाओं में अपनी सुगंध बिखेर देता है और उसकी सुरभि से दिगंत सुरगोधित हो उठता है, उसी प्रकार एक साहित्यकार अपनी कल्पना से कितनी ही असाध्य वस्तुओं को साध्य बना देता है। पैरा। बुद्धिजीवी वर्ग का यदि गहराई के साथ अध्ययन किया जाए तो विदित होगा कि अपनी वृद्धि के बल पर इन बुद्धिजीवों ने संसार के प्रत्येक आवरण को प्रभावशाली ढंग से बांधने का प्रयास किया है तथा वे बेधने में सफल भी रहे हैं। सर्वतोमुखी जागृति का शंखनाद भी इन्हीं बुद्धिजीवों ने किया था। इस अभियान का उद्देश्य पश्चिमी बौद्धिक प्रभाव को समाप्त करना था। अंग्रेजों के भारत पर अनेक प्रभावों का परिणाम घातक दृष्टिगोचर होने लगा था। बुद्धिजीवी वर्ग ने जब उस परिणाम को समीप से देखने का प्रयास किया तब तक वह वर्ग कांप उठा था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वह परिणाम निश्चित रूप से किसी अत्यंत भयंकर विनाश का एहसास था। बुद्धिजीवों ने समाज के प्रति
अपने दायित्वों को महसूस किया था। कार्मिक रूप से समाज सुधारकों ने भारत की गौरव गाथा का रस उदासीन भारतीय जनमानस के मस्तिष्क में संचारित कर विनाशकारी संकट से उबार लिया था। उस समय लोक चेतना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई थी। अनेक दूरदर्शियों और समाज सुधारकों के सद्प्रयत्नों के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति की धरोहर चटक कर टूटने से बचा ली गई थी। पैरा भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में राजा राम मोहन राय की भूमिका निस्संदेह श्लाघनीय है। राम मोहन राय और समकालीन समाज सुधारकों ने नारी अवस्था का सम्यक चित्रण किया था। इन समाज सुधारकों ने नारी की हीन अवस्था को नए नए आयामों में ढाला, जिन्हें देश के लोकमत ने अंगीकार किया है। विधवाओं के पुनर्विवाह का चलन और बाल विवाह का विरोध लगभग सर्वसम्मत से हो रहा था। इसका अर्थ यह नहीं कि वह सब सुधार व्यवहारिक थे, किंतु निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि भारतीय लोक मानस ने इन सुधारों को 10 कदम आगे निकल कर गले से लगा लिया था। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। मणिपुर का संघर्ष अब गृह युद्ध जैसी स्थिति में पहुंच चुका है। वहाँ के मैतेई और कुकी समुदायों के आतंकी संगठन न केवल लक्षित हिंसा बल्कि अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग करने लगे हैं। पिछले हफ्ते हुए 2 हमलों में ड्रोन और रॉकेट का उपयोग किया गया। इम्फल पश्चिम में ड्रोन से बम गिराकर 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। बिष्णुपुर में एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद दोनों गुटों में जमकर गोलीबारी हुई। रॉकेट से गोले दागे गए, जिसमें 4 लोग मारे गए और 2 भवन ध्वस्त हो गए। इस घटना के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने वही अपना रटा रटाया बयान दे दिया कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ
सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बात समझ से परे है कि एक राज्य में हिंसा होते 1.25 साल से ऊपर हो गए, मगर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी दिखती है। आखिर कोई भी जिम्मेदार सरकार कैसे इस तरह अपने नागरिकों को आपस में लड़ भिड़ कर मरते, विस्थापित होते और बुनियादी सुविधाओं तक से वंचित रहते देख सकती है। ऐसा कैसे संभव हो सका कि मणिपुर के उग्रवादी संगठन इतने ताकतवर होते गए कि उनके पास अत्याधुनिक हथियार पहुंचने लगे और सरकार उन पर रोक लगाने में विफल साबित होती रही। पैरा इम्फल पश्चिम की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया था कि वह किसी भी चरमपंथी संगठन को राष्ट्र विरोधी और कट्टरपंथी गतिविधियां नहीं करने देंगे। इसके पहले हर घटना के बाद वे दोहराते रहे हैं कि हिंसा को रोकने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है, मगर उनके उठाए कदमों के नतीजे प्रकट रूप में तो किसी को नज़र नहीं आ रहे। यह नहीं माना जा सकता कि सरकार को उन इलाकों की पहचान नहीं है जहां चरमपंथी संगठन अधिक सक्रिय हैं। फिर वह उन इलाकों में निगरानी और सख्ती क्यों नहीं बढ़ा पाती। बिष्णुपुर में सबसे अधिक हिंसा हो रही है, फिर सरकार ने वहां क्यों सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं बढ़ाई। क्यों वहां चरमपंथी संगठन एक दूसरे पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। अगर उनके खिलाफ सख्ती बरती गई होती तो उनमें इतना साहस नहीं पैदा होता कि वे रॉकेट से गोले दागें। मणिपुर की हिंसा को लेकर दुनिया भर में देश की किरकिरी हो चुकी है। इसके बावजूद अगर सरकार इस पर काबू पाने का प्रयास करती नहीं दिख रही तो स्वाभाविक ही उसकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। पैरा सवाल यह भी बना हुआ है कि आखिर मणिपुर पर केंद्र सरकार की चुप्पी का राज क्या है। अगर वहाँ के मुख्यमंत्री हिंसा रोक पाने में अक्षम हैं तो उन्हें बदल देने में उसे संकोच क्यों होना चाहिए। चुनावी रणनीति के तहत भाजपा कई राज्यों में कई बार अपने मुख्यमंत्री बदल चुकी है, फिर मणिपुर के मुख्यमंत्री से इतना मोह क्यों। मणिपुर की हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री तक पर सवाल उठते रहे हैं कि आखिर वह चुप क्यों हैं। वह रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने को सक्रिय हो सकते हैं तो मणिपुर की हिंसा को लेकर कोई पहल क्यों नहीं करते। मणिपुर पर चुप्पी और शिथिलता न केवल उस राज्य की तबाही के लिए जिम्मेदार साबित हो रही है, बल्कि भविष्य में इससे बड़े खतरे पैदा होने की आशंका भी गहरी होती है।
इस तरह चरमपंथी गतिविधियों पर ढिलाई पूरे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। समाप्त।